हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका विज्ञान दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज है हमारे साथ यहाँ पर विपिन, जिन्होंने जेआरएफ एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 78 हासिल की अपनी मेहनत से और अपनी कंसिस्टेंसी से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे विपिन को पूरी विज्ञान दृष्टि की टीम की तरफ से। तो विपिन, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपको कैसा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक 78 हासिल करने के बाद। सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बड़ी एग्जाम को मैंने क्लियर किया है। जो जो स्टूडेंट सब्जेक्ट लाइन में चलते हैं उसके लिए सीएसआर नेट एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक ऑप्शन है और एक बड़ा करियर का ऑप्शन है कि स्टूडेंट उससे कुछ पा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की है, कहाँ से आपका पीजी रहा है। तो एक बार जरा सा आप अपने बारे में एक बार बता दीजिए। मैंने ग्रेजुएशन बीएससी ग्रेजुएशन मैंने कोटक साइंस कॉलेज राजकोट में किया है और एमएससी मैंने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में किया है, डिपार्टमेंट सेक्शन में से। ओके। तो आपने बीएससी के ड्यूरेशन में आईआईटी जैम की प्रिपरेशन की थी? नहीं, मैंने मैंने बीएससी में मैंने कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की। ओके। तो आईआईटी जैम के बारे में आपको पहले से पता था या फिर आपको एमएससी के बाद ही पता चला कि आईआईटी जैम का भी एक एग्जाम होता था जिससे एमएससी में एडमिशन्स होते हैं? मुझे सेमेस्टर बीएससी के सेमेस्टर 3 में पता चला था कि आईआईटी एग्जाम होती है जो आईआईटी में एमएससी करने का मौका देती है। ओके ओके। तो आपने उसके लिए प्रिपेयर किया था या फिर आपने मतलब किया ही नहीं था? नहीं, मैंने आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने एमएससी के बाद मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था सीएसआर नेट का। ओके ओके। चलिए, कोई बात नहीं। तो मतलब आपने यहाँ पर कोई आईआईटी जैम की पहले से प्रिपरेशन नहीं की थी, तो आपने बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट किया था सीएसआर नेट और कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे थे तो। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि जो लोग पहले से आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक एज होता है, उनको एक बेनिफिट मिल जाता है कि हाँ, उन्होंने पहले से ये सब चीज़ों को पढ़ रखा था। तो उनको कहीं ना कहीं कॉप अप करने में ईजी होता है। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं, आपने कभी इस चीज़ की प्रिपरेशन की भी नहीं थी, तो आपके लिए तो ये और ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा कि बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट करके उस एग्जाम को क्लियर करना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपने बिल्कुल स्टार्ट करके इस चीज़ को एंड किया। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अ, जो आपने एग्जाम दिया, क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर आपने पहले भी कोई एग्जाम दिया हुआ था सीएसए नेट का? मैंने मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मैंने पहली बार मैंने जून में दिया था, जून 2025 में। ओके ओके। तो आपका उस और टाइम पे क्या स्कोर रहा था, मतलब कुछ? मेरा स्कोर 47.5 मार्क्स थे तब। ओके। तो मतलब आपने 47.5 से अब जेआरएफ में आप यहाँ पर कन्वर्ट हुए हो। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ा गैप इस चीज़ को क्लियर किया है। चलिए, तो ये तो बहुत ही मतलब अचीवमेंट वाली बात है, क्योंकि जनरली कई सारे बच्चे जब लो मार्क्स स्कोर करते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे तो मार्क्स बहुत ज्यादा कम है, तो क्या मेरे से हो भी पाएगा या फिर नहीं भी हो पाएगा। पर आपने उस चीज को डिमोटिवेशन की तरह नहीं लिया। तो आपने क्या सोचा था कि मतलब मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं, तो क्या आपको डिमोटिवेशन आई थी जैसे बाकी बच्चों को आती है? तो अगर आई थी तो आपने उस चीज को कैसे कोप अप किया? हाँ सर, बहुत डिमोटिवेशन आई थी कि एग्जाम में मैंने प्रॉपर मैंने 1.5 ईयर तक मैंने बहुत मेहनत की थी, फिर भी मार्क्स कम आए थे। इसलिए डिमोटिवेट तो मैं एक मंथ से था बहुत, कि इतनी तैयारी के बाद भी नहीं हो पाया। ओके फिर मैंने संकल्प ले लिया कि इस बार तो एग्जाम क्लियर करना ही है, कुछ भी हो जाए। फिर मैंने मेहनत को थोड़ा सा बढ़ा दिया। ओके ओके। तो आपको क्या लगता है कि आपके लास्ट एग्जाम में क्या कमियां रह गई थी जो आपने इस बार पूरी की? लास्ट एग्जाम में जो एग्जाम के क्वेश्चन का पैटर्न है वो बहुत बदल गया था। वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब मुझे क्वेश्चन मुझे समझ में ही नहीं आ रहे थे कि किस तरह अटेम्प्ट करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, किस तरह से क्वेश्चन को अ, अ, इसको सॉल्यूशन में तब्दील किया जाता है, एक क्वेश्चन का आंसर किस तरह से ढूंढा जाता है वो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में विज्ञान विषय का मैंने रिपीटर का कोर्स लिया था। और फुल कोर्स तो ओके मैंने पहले ही ले रखा था, लेकिन मैंने रिपीटर का भी कोर्स लिया। वहाँ पर जो प्रवीण प्रवीण सर, आप, रितिका मैम, देवेंद्र सर ने जो स्पेशली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी वो मुझे बहुत हेल्प किया एग्जाम में।
ओके, तो मतलब आप तो काफी पुराने ही स्टूडेंट रहे हैं विज्ञान विष के, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज से बेनिफिट रहा होगा। ओके। तो मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि जनरली हम जब एग्जाम की बात करते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो एमएससी के ड्यूरेशन में प्रिपरेशन करते हैं, कुछ होते हैं जो एमएससी के बाद से प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप एमएससी में हैं तो क्या एमएससी के साथ प्रिपरेशन करना आसान होता है सीएसआर नेट में, या फिर कहीं ना कहीं उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं मिलती है, फिर उसके बाद ही करना ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है? सर आप एमएससी के साथ कर सकते हैं, बट आपको जो है वो एमएससी में जो आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम होती है, वहाँ पर आपको सिर्फ एग्जाम के दिनों तक ही आपको प्रिपरेशन करनी होती है। आपको पूरा टाइम तो आपको सीएसआर नेट को ही देना पड़ता है। एग्जाम के आप 15 दिन बाद आप यूनिवर्सिटी की एग्जाम जब होती है 15 दिन पहले आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको पूरी पूरी तो आप प्रिपरेशन आपको उसका ही टाइम देना पड़ेगा, नेट का ही। ओके विपिन, तो आपने भी एमएससी के ड्यूरेशन में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी या फिर आपने भी बाद में ही स्टार्ट किया था? हाँ सर, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में तो बहुत वो कहते हैं ना, बहुत हार्ड था कि वहाँ पर प्रिपरेशन कर पाए, इसलिए मैंने एमएससी के बाद ही करा था। ओके, तो मतलब आपने जब एमएससी कंप्लीट कर ली तो फुल टाइम फिर आपने सीएसआर नेट को ही दिया। यस। चलिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो तीन डोमेन्स में हम बात करते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो हम भी कई बार बोलते हैं कि दो डोमेन्स को अच्छी तरह पढ़ लो और थर्ड डोमेन चाहे आपका पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं भी है तो भी आपका काम चल जाता है। तो आपने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की थी? क्या आपने तीनों डोमेन्स को बराबर 100% ही किया था, या फिर आपने भी दो ही डोमेन्स को पकड़ा था और लास्ट वाले को थोड़ा बहुत करा था? सर मैंने तीनों डोमेन्स में से किया था। जो जो बड़े बड़े मार्क्स वाले चैप्टर होते हैं वो सभी मैंने कर लिए थे तीनों डोमेन में। और जो जो 2 मार्क्स 4 मार्क्स के जो चैप्टर होते हैं उसको मैंने स्किप कर दिया था। और थर्मो फोटोकेमिस्ट्री, पॉलीमर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को मैंने स्किप कर दिया था। ओके, तो मतलब आपने ज्यादातर मेजर स्कोरिंग वाले टॉपिक्स को पहले खत्म कर लिया था। यस। ओके ओके, चलिए ठीक है विपिन। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आप एग्जाम देते हैं, जब आपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर ली, अब आप एग्जाम अटेम्प्ट करने जब जाते हैं तो पार्ट बी एंड सी, इसमें आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं? और फिर पार्ट ए की भी जब बात करते हैं तो कैसे आपका मेन आइडियल प्रिपरेशन के बाद आइडियल अटेम्प्ट क्या होना चाहिए जब आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना होता है? आपको सबसे पहले तो मेरा मानना है कि आप पार्ट सी ही करिए, क्योंकि पार्ट सी में ऐसा होता है कि आपका 100 मार्क्स का एक पार्ट होता है पूरा। इसलिए आप आपका जो जेआरएफ होगा या नहीं होगा वो आपका पार्ट से डिसाइड करेगा। इसलिए बिल्कुल। मैंने सबसे पहले पार्ट सी मैंने किया था, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन भी पार्ट सी की ही की थी। ओके, तो पार्ट सी के बाद आप फिर पार्ट बी वगैरह के बारे में थोड़ा, और पार्ट ए आपने प्रिपेयर किया था या फिर पार्ट ए को आप बिल्कुल ही छोड़ के गए थे? मैं बिल्कुल ही छोड़ कर गया था। ओके, तो जैसे कि आप तो पूरा पार्ट ए को छोड़ कर गए थे, तो क्या आपको लगता है कि पार्ट ए को अगर मैं प्रिपेयर करता, या पार्ट ए को बिल्कुल छोड़ देना एक इजी ऑप्शन है, या पार्ट ए के साथ भी हमें शायद जाना चाहिए? क्या लगता है आपको? पार्ट ए के साथ जा सकते हैं। वो आप ऐसा आप जो बहुत इजी चैप्टर होते हैं पार्ट ए में वो आप कर सकते हैं। वरना पार्ट बी या पार्ट सी भी अच्छे से कर ले तो हो सकता है तैयार। तो जैसे कि हम भी अपनी, जब हम लाइव वगैरह में आपसे आपसे कई बार बातें हुई भी होंगी इस बारे में कि जब भी आप पार्ट सी और पार्ट बी की बात करते हैं तो वो तो हर कोई प्रिपेयर करता ही है। तो कहीं ना कहीं पार्ट ए जो होता है आपका, कहीं ना कहीं 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही बेसिक्स होते हैं। अगर आप मतलब नहीं भी पढ़ के जा रहे हैं, अगर आप उसमें टाइम दे दें तो शायद हो सकता है आप उसको भी क्रैक कर लें, तो आपको 5-10 नंबर एक्स्ट्रा ही मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से पार्ट ए पूरी तरह से छोड़ना एक बेटर ऑप्शन नहीं है, पर कभी कभी ये चीज चल जाती है। जैसे कि अगर हायर कट ऑफ जब एग्जाम में जाती है, जब जैसे कि 118 या 120, तो उस टाइम पे पार्ट ए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए कोई बात नहीं। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जब एग्जाम की प्रिपरेशन की थी तो कितनी बार आपने मतलब रिवीजन किया था, या फिर आप कहते हैं कि सर नहीं, इसको मैं एक आइडियल रिवीजन मानता हूँ कि इतनी बार तो आपको मिनिमम करना ही चाहिए? मैंने रिवीजन तो आई थिंक मैंने 10-12 बार किया होगा। वो ओके। एग्जाम के बाद मैंने 10-12 बार किया होगा रिवीजन सब चैप्टर का। ओके, तो आपने एग्जाम्स के बाद 10-12 बार किया होगा? हाँ, वो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्जाम के बाद।
ओके ओके। तो जब हम रिवीजन के बाद बात करते हैं तो आपकी शॉर्ट नोट्स की मेन बात आती है कि शॉर्ट नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं। तो शॉर्ट नोट्स क्या आपके रिवीजन में हेल्प करते हैं, आपके रिवीजन को बूस्ट अप करते हैं, या फिर अगर हमारे पास नहीं भी है तो आपका काम चल सकता है? शॉर्ट नोट तो मैंने नहीं बनाई थी। शॉर्ट नोट बनानी चाहिए क्योंकि आपको क्विक रिवीजन की जब रिक्वायरमेंट होती है तो वो काम आती है। लेकिन मैंने तो फुल लेंथ नोट ही इससे ही पढ़ाई की थी। तो जब हम एग्जाम अटेम्प्ट करने की बात करते हैं तो जनरली हम कहते हैं कि पार्ट सी को अटेम्प्ट पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 50% स्कोर आपको पूरे एग्जाम का देता है। फिर पार्ट बी में जाना चाहिए और पार्ट ए में जाना चाहिए। तो कितना टाइम हमें पार्ट सी बी और ए को देना चाहिए ताकि हमारा टाइम मैनेजमेंट जो जो काफी बच्चों का इश्यू रहता है वो बिगड़े ना? तो आपने किस तरीके से अटेम्प्ट किया था और क्या होना चाहिए एक आइडियल स्ट्रेटेजी, एक बार आप बता सकते हैं? सर मैंने पार्ट सी में मैंने मेरे 2 घंटे पार्ट सी में चले गए थे और 1 घंटा मेरा पार्ट बी में चला गया था। लेकिन ओके मेरी कोशिश थी कि मैं 1 घंटे और 40 मिनट में पार्ट सी कंप्लीट कर लूँ और फिर बाकी के 1 घंटे और 20 मिनट में पार्ट बी को दूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया ड्यू टू एग्जाम ओके। तो में मतलब आपने प्रिपरेशन पहले तो। से ही गोल ओके, तो आपने मतलब पहले से ही गोल बनाया था कि मैं पार्ट सी और बी को ही करूंगा, क्योंकि आप पार्टी को प्रिपेयर करके ही नहीं गए? ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि जब आप टेस्ट सीरीज की बात करते हैं किसी भी एग्जाम में, तो आपके लिए क्या टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होती है, या फिर टेस्ट सीरीज को स्किप भी कर दे तो आपका काम चल जाता है? नहीं सर, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो टेस्ट सीरीज ही है। एग्जाम के टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट टेस्ट सीरीज ही आपकी अदा करती है। क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको पता चलता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और एग्जाम में आप नर्वस ना हो, कि एग्जाम आप जब क्वेश्चन देखते हैं तब नर्वस ना हो जाए और आप एक क्वेश्चन के पीछे आप 20 या 30 मिनट ना दें। इसलिए टेस्ट सीरीज से आपको पता चलता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और एक क्वेश्चन को कितना कितना टाइम देना चाहिए वो आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है टेस्ट सीरीज से। ओके। हाँ, तो जैसे कि हम बताते भी हैं कि टेस्ट सीरीज में ना काफी बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि सर मेरे 70 मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, मेरे 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या मेरा एग्जाम होगा या नहीं? कई बार बच्चों के मार्क्स बिल्कुल ही कम आते हैं, 30-40 भी आते हैं। तो वो और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हम उन्हें भी यही बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज एक सेल्फ एनालिसिस का काम है। इसमें आपको स्कोर्स नहीं देखना चाहिए कि कितने आपके स्कोर बन रहे हैं, क्योंकि कभी कभी टेस्ट सीरीज में कोई टेस्ट हो सकता है बहुत हार्ड आया हो, और कोई टेस्ट होता है बहुत बार इजी भी होता है। तो आपके स्कोर्स कहीं ना कहीं वो मैटर नहीं करते, मेन चीज है आपकी एनालिसिस। तो आपने जब टेस्ट सीरीज लगाई थी तो आपने कितने टेस्ट अपनी तरफ से दिए थे? मैंने मैंने अराउंड 3 टेस्ट ही दिए थे। वो भी विज्ञान की टेस्ट सीरीज से। और वहाँ पर मेरे मार्क्स 50, 50, 60, 70 के आसपास ही आ रहे थे। वहाँ पर मेरे मार्क्स हाई 100 के आसपास आ ही नहीं रहे थे। फिर भी मैं डरा नहीं कि एग्जाम में मैं सिर्फ प्रिपरेशन के लिए ही वो एक टेस्ट सीरीज दे रहा था। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बाद, तो अगर आप टेस्ट सीरीज के बाद बात करते हैं तो जो आपकी कोचिंग्स होती हैं या फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, तो इसका क्या रोल होता है आपकी प्रिपरेशन में? सर कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो बहुत बड़ा पार्ट होता है। वो वही आपको एक डायरेक्शन देते हैं। वही आपका जो एग्जाम का जो सब कुछ होता है, लाइक स्ट्रेटजी कैसे बनाए, कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करें, एग्जाम में जाए तो कैसे आप एग्जाम क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंचे, वो सब आपको कोचिंग ही सिखा सकती है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि कोचिंग्स आपको बस एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देती है, जो आप पूरी बुक्स में से ढूंढते हैं वो कहीं ना कहीं इसे कंसाइज तरीके से आपको एक तरह से दे देती है। चलिए, ठीक है। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी तो चलिए बहुत अच्छी रैंक आ गई जैसे, पर कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल मार्जिन पे रह जाते हैं, 0.5 से, कई बार 1 नंबर से, 2-3 नंबर से। तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा बहुत क्लोज रह गया है एग्जाम। तो अगली बार वो प्रिपेयर करना ही छोड़ देते हैं कुछ बच्चे, और कुछ बहुत टाइम तक डिमोटिवेट रहते हैं। तो आप उनके लिए क्या सलाह देंगे कि उनको क्या करना चाहिए अगली बार? सर उनको सबसे पहले तो अपनी जो सिली मिस्टेक है उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उस पर खास करके ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो गलत हुए हैं वहाँ पर ही बच्चे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो पीछे रह गया होता है। इसलिए मेरा मानना है कि आप नोट्स फिर से रिवाइज करना स्टार्ट करें और विज्ञान विषय की जो रिपीटर बेंच है उससे खासकर आप उसको परचेज कीजिए। क्योंकि वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो बहुत ही अच्छे हैं। जी जी बिल्कुल। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि
कहीं ना कहीं आपके जो फेसबुक होते हैं, इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम। तो क्या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम, या फिर किसी को होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? सर मैं तो एक्टिव नहीं था, मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे ही एक्टिव था। और मेरा मानना है कि 100% सोशल मीडिया आपके एग्जाम के रिजल्ट और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में अफेक्ट तो करेंगे ही। ओके। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, ये बात आप बिल्कुल एग्री करते हैं इस बात से। चलिए। तो अब जैसे आपका जेआरएफ निकल गया है, तो अब आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या रहने वाला है? कि मतलब आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, या फिर आप पीएचडी की तरफ जाना चाहेंगे? सर मैंने दो ऑप्शन ओपन रखे हैं। मैंने पीएचडी में मैं चाहता हूँ कि पीएचडी भी करूँ और उसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करूँ। ओके। तो मेरा एक क्वेश्चन जैसे ये है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या सीएसआर नेट की प्रिपरेशन जब हम करते हैं, तो क्या वो ही सफिशिएंट है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम वगैरह निकालने के लिए भी, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमें कुछ अलग से ही पढ़ना पड़ेगा जो इससे रिलेवेंट ही नहीं है? नहीं, सीएसआर नेट में आप जब करेंगे तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा होता है कि वो आप जो जो फुल लेंथ क्वेश्चन होते हैं उसकी आपको अलग से थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो जाने से पहले बस हम आपसे लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे कि जो बच्चे इस बार रह गए हैं, जिनका इस बार जेआरएफ नहीं हुआ है, चाहे मार्जिनल से रह गए हो या फिर बहुत मार्क्स से भी रह गए हो, तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट तो हुए ही होंगे। तो वो आपको आप देख रहे हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे एज अ बिग ब्रदर, कि आपको क्या करना चाहिए कि आप अगली बार उससे बेटर कर सके जो आपने अभी किया था? कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन को किस तरीके से आप यहाँ पर हैंडल करते हैं, इस बारे में आप क्या उनको बताना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि रिपीटर रिपीटर बेस जो है विज्ञान विषय का उसको जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि वो आपको जो क्वेश्चन जो है आप पहली बार जब अटेम्प्ट करने गए होंगे सीएसआर नेट एग्जाम को, तब आपको ऐसा लगा होगा कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है। इसी वजह से आप जो है वो स्पेशल एक क्वेश्चन के ही बेंच से परचेज कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन की बेस आप परचेज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, किस तरह से डिफरेंट कॉन्सेप्ट को किस तरह से सेम क्वेश्चन बनते हैं या फिर सेम कॉन्सेप्ट से डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं। वो सब आपको पता चल जाएगा। और मेरा मानना है कि आप जब आप पीआईक्यू सोल्व करते हैं ना, तब आप न्यू क्वेश्चन जो होते हैं पीआईक्यू में जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो होता है उससे थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है। जैसा आपका सिलेबस होता है वहाँ से भी आउट ऑफ हो जाता है। तब आप ऐसा करिए कि आप जो नए क्वेश्चन है उसकी एक नोट बना लीजिए। जैसे कि पीआईक्यू में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो आपके सिलेबस से या फिर आपके नोट से मैच नहीं करते, तो फिर आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, उस कॉन्सेप्ट को भी लिख लीजिए। ऐसे आप फिजिकल, इनऑर्गेनिक और आप ऑर्गेनिक तीनों की आप एक बुक बना लीजिए अलग से। इससे क्या होगा कि आपको वो क्वेश्चन जब रिपीट हो गए या फिर उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके। तो जैसे कोविड से पहले की हम बात करते थे, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता था सीएसआर नेट वाला, कि आपको एक फॉर्मूला दे दिया, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर उसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करवाने का काम करता था, या फिर अगर एक डोमेन का क्वेश्चन है तो वो उसी डोमेन से पूछता था। लेकिन जब से कोविड निकला है, उसके बाद से कहीं ना कहीं इंटरमिक्सिंग वाले क्वेश्चन आने लगे हैं एग्जाम में। तो आपने उसके लिए कैसे अप्रोच किया था, कि आपने मतलब क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी कि अगर इस क्वेश्चन के साथ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो मैं इसको कैसे प्रिपेयर करूँ? सर मैंने मैंने पहले गेट सेट और जो सीएसआर नेट के पीवाईक्यू से सब मैंने कर लिए थे। और वहाँ पर जो न्यू कॉन्सेप्ट आया था उसके भी मैंने नोट बना लिए थे। इसलिए फिर जो भी नया क्वेश्चन आता है वो मैं उसकी अलग से नोट बनाता था, क्योंकि पता था कि नोट के क्वेश्चन है वो ज़्यादा सीएसआर नेट रिपीट नहीं कर रहा। इसलिए मैंने न्यू कॉन्सेप्ट को मैंने अलग से नोट बनाई थी। और ऑर्गेनिक में मैं कहूँगा कि आप जो क्लेडन है और नाथ की जो रेफरेंस बुक है उसका आप जो क्वेश्चन होते हैं उसमें उसको जरूर ट्राई करिए। आप जब आपका चैप्टर खत्म हो गया, फॉर एग्जांपल आप रिएजेंट या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म आपका चैप्टर आपने पढ़ लिया सर से, तो फिर आप क्या करिए कि आप नाट्स और क्लेडन और
और भी रेफरेंस बुक है उसके जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप जरूर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सीएसआर नेट जो होती है वो ऑर्गेनिक का पार्ट जो होता है वो नाट्स और क्लेडन और एक और बुक थी मुझे याद नहीं आ रही, वहाँ के क्वेश्चन सीधा वो एग्जाम में कॉपी कर लेता है सीएसआर नेट की। इसलिए आप थोड़ा सा रेफरेंस बुक का भी सहारा लीजिए, क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके। तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चंस पे जितना ज्यादा फोकस करेंगे आप इंटरमिक्स क्वेश्चन को भी इजीली हैंडल कर पाएंगे। ओके। तो काफी बच्चों का डर रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर हमसे होती नहीं है। इनऑर्गेनिक फिजिकल फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, किसी किसी का तो होता है कि ऑर्गेनिक मुझसे नहीं होती है, कोई कोई फिजिकल में डरता है, जनरली इनऑर्गेनिक सब कर ही लेते हैं। तो ऐसे में आप किस तरीके से उस चीज को हैंडल करें, आपने किस चीज से उस चीज को हैंडल किया, फिजिकल को या ऑर्गेनिक को? मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने रिएजेंट जो चैप्टर है उसका मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था, क्योंकि रिएजेंट चैप्टर है वो रिएक्शन मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन दोनों को एक जोड़ने का काम करता है। इसलिए मैंने रिएजेंट को बहुत अच्छे से किया था, और उसके जो रेफरेंस बुक के क्वेश्चन थे रिएजेंट के वो मैंने सब अटेम्प्ट कर लिए थे। और मैंने इनऑर्गेनिक की बात करें तो आपका जो विज्ञान विषय का कोर्स है वही काफ़ी है। ओके। और फिजिकल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फिजिकल में आप ऐसा है कि आप प्रवीण सर के लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि वही वही आपको समझा सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और न्यू क्वेश्चन उनके पास ही है। तो आज का इंटरव्यू सिर्फ इतना ही था। तो ये थे आपके साथ विपिन, जिन्होंने AIR 78 हासिल की है अपनी मेहनत से। इन्होंने काफी सारी चीजें आपको बताई कि आप क्या चीजों को कर सकते हैं, क्या चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, और किस तरीके से आप भी अपने गैप को कवर कर सकते हैं। जैसे इन्होंने अपनी मेहनत से 40 मार्क्स से लेकर आप अपनी JRF 78 रैंक तक लेकर गए, तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो आज का इंटरव्यू में यही था। आपको अगर इंटरव्यू पसंद आया तो नीचे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाले दिनों में आपको और इंटरव्यूज भी देखने के लिए मिलेंगे, और भी लोगों के साथ बात करेंगे हम, और उनसे भी उनकी राय पूछेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी को सक्सेसफुल किया। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।